नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने नवांश के बारे में पढ़ा, नवांश का क्या महत्व है और नवांश में हम क्या क्या देख सकते हैं और नवांश से हमें कैसे पता चलता है कि प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन क्या है या फल देने की कितनी क्षमता है। तो इसके बाद में हम कालसर्प योग को ले रहे हैं आज। कालसर्प योग का एक्चुअली बहुत से विद्वानों का कहना तो यह है कि इस नाम का कोई योग है ही नहीं शास्त्रों में, पर कुछ विद्वानों का कहना यह है कि इसको सिर्फ सर्प योग के नाम से दिया गया है। बेसिकली इसमें जैसे महाकाल का नाम महाकाल है तो भगवान शंकर ही, लेकिन उनका नाम एक जगह उज्जैन में जो उनका मंदिर है वहाँ महाकालेश्वर कहलाते हैं, महाकाल कहलाते हैं। इसी तरह से ये जो योग है इसमें दो शब्द हैं, काल सर्प। तो काल का मतलब एक्चुअली समय ही होता है। अब काल को हम लोग बेसिकली मृत्यु से जोड़ लेते हैं। सीधी सी परेशानी यहाँ पर ये हो जाती है कि काल का सीधा अर्थ समय ना लेकर के हम लोग मृत्यु का समय ले लेते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए, कई बार हम ये सोचते हैं कि काल आ गया, अब कहते हैं ना उसका तो काल आ गया, इसलिए वो तो काल का हालांकि वो भी एक मीनिंग है, बट हम यहाँ पर काल का मतलब समय ही लेंगे केवल। उसको हम उधर जोड़ते हैं तो एक घबराहट पैदा होती है कि काल सर्प योग है भाई कुंडली में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुंडलियों में होता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारा कहने का मतलब यह है कि इस शब्द के हम दोनों के मीनिंग निकाल लें तो हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो काल का मतलब होता है समय, और सर्प तो हम जानते ही हैं कि सर्प होता है। अब सर्प भयानक है, उससे भी हम डरते हैं, और सब सर्प भयानक नहीं होते ये भी हमें पता है। सब सर्प विषैले नहीं होते ये भी हमें पता है, फिर भी हम सर्प से डरते हैं। तो अब ये दोनों शब्द मिलने से एक तरफ काल जिसको हम मृत्यु से जोड़ देते हैं और दूसरी तरफ सर्प जिसको हम भय से जोड़ लेते हैं, तो ये एक ऐसा शब्द बन जाता है काल सर्प, और उसके साथ में दोष शब्द लगा लेते हैं कि काल सर्प दोष है जी कुंडली में। तो ये थोड़ा सा उससे नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि जातक एकदम घबरा जाता है कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, या इसका क्या मतलब है। जबकि ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि राहु का एक दूसरा नाम सर्प है, ठीक है, राहु का एक दूसरा नाम सर्प है। तो जब और दूसरी बात, राहु और केतु ये जो दो ग्रह हैं हमारे, ये वक्री चलते हैं, मतलब उल्टे चलते हैं। ये 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ नहीं जाते। राहु केतु जाते हैं 30 डिग्री से वापस होते होते 0 डिग्री, और ये अगली राशि में नहीं बढ़ते, अपनी पिछली राशि में जाते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में राहु मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो बाकी ग्रह जो मीन में गोचर करेंगे, तो जब वो ट्रांजिट करेंगे, चेंज करेंगे, तो मीन के बाद वो मेष में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी राहु क्या होगा, राहु जब बदलेगा 2025 के मध्य में जाकर के राहु राशि बदलेगा, तो जब राहु राशि बदलेगा तो वो मीन से मेष में ना जाकर के वो मीन से कुंभ में जाएगा, जिस कुंभ राशि में अभी शनि चल रहे हैं, ठीक है। तो दो बातें हो गई कि एक तो राहु को सर्प से डिनोट करते हैं, क्योंकि राहु एक डीमन प्लेनेट माना जाता है। राहु की कहानी हम पढ़ चुके हैं पहले कि राहु कैसे बना और केतु कैसे बना, है ना। तो वो नेगेटिव प्लेनेट के तौर पे लिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहु के रिजल्ट भी हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। कई बार राहु भी बहुत अच्छी सफलताएं देता है, बहुत क्षेत्रों में इससे सफलता मिलती है। तो वो चलो ये विषय हम पढ़ चुके हैं पहले कि राहु क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। इस वक्त हम कह रहे हैं कि काल सर्प को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप इसे काल शब्द को हटा भी दें तो सर्प दोष कहा जा सकता है, या काल सर्प योग की बजाय सर्प योग कहा जा सकता है इसको। दोष के बजाय अगर हम योग कहें तो शायद ज्यादा थोड़ा सा माइल्ड शब्द महसूस होगा, ठीक है। तो अब सर्प जो है, जैसे सर्प के मुंह में कोई चीज जाती है तो सर्प निगल लेता है ना, उसको निगल लेता है, अपने पेट में रख लेता है, वो बाद में उसको जैसे भी पचाता है, जो भी करता है। तो इस ये वाला जो योग होता है, सर्प योग जो होता है, इसमें होता क्या है कि राहु और केतु के अंदर अंदर ही सारे प्लेनेट होते हैं, यानी कि एक साइड होते हैं। मतलब राहु और केतु जैसे अगर कुंडली में ऐसे है तो या तो इधर सारे प्लेनेट होंगे या इधर सारे प्लेनेट, या तो लेफ्ट साइड में होंगे या तो राइट साइड में होंगे। बीच में कोई और प्लेनेट जैसे एक आधा बिखरा हुआ होगा तो फिर ऐसे उसको आंशिक काल सर्प कहने का
रिवाज है कालसर्प की, आंशिक कालसर्प योग है इस कुंडली में, कह देते हैं जैसे चंद्रमा अगर खाली निकल जाता है, तो चंद्रमा क्योंकि केवल 2.25 दिन में ही राशि बदल लेता है, तो कई बार केवल अगर चंद्रमा बाहर हो और बाकी प्लेनेट राहु के एक साइड हो, है ना, तो उसको कई बार आंशिक कालसर्प भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली इसमें देखना ये होता है कि राहु के और केतु के बीच में ही सारे प्लेनेट होते हैं, कोई भी प्लेनेट बाहर नहीं होता है। और चूंकि राहु और केतु उल्टे चलते हैं, यानी कि अगली राशि में ना जाकर ये पिछली राशि में जाते हैं जब ये बदलते हैं, यानी कि मीन से मेष में जाएगा और फिर मेष से वो वृष में ना जाकर के वो कहाँ जाएगा, मीन से जो है मेष में, मीन देखिए मीन आजकल जैसे राहु मीन में चल रहा है, तो वो मेष में नहीं जाएगा, इधर जाएगा, यहां से फिर इधर जाएगा, यानी कि कुंभ के बाद फिर मकर में जाएगा वो, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है। इसी तरह से केतु भी है, केतु आजकल चल रहा है कन्या राशि में, तो कन्या राशि से जब ये बदलेगा तो ये सिंह राशि में जाएगा, ना कि ये आगे तुला राशि में जाएगा। तो चूंकि इनकी चाल सदैव वक्री होती है, ये हमेशा उल्टे चलते हैं, इसको वक्री चाल भी कहा जाता है, राहु केतु वक्री चलते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब हमने यहाँ पर ये 2 हॉरोस्कोप बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं ये बताने के लिए कि ये काल सर्प योग को दिखाते हैं, सर्प योग को दिखाते हैं, क्योंकि जैसे अब ये कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि 3rd हाउस में सबसे पहले राहु, गुरु और मंगल बैठे हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो भोगांशों के आधार पे भी देखते हैं इसको, लेकिन आप अभी इसको जनरल देखिए। तो हमारा राहु ही है सबसे पहले, ठीक है। तो अब ये राहु है, तो ये कैसे चलेगा, जब ये चलेगा भी इसकी डिग्रीज बढ़ेंगी तो इधर को जाएंगी इसकी डिग्रीज, है ना, ऐसे 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 जाएगा ये। तो अब इस कुंडली में क्या है कि यहाँ पे राहु है और यहाँ पर केतु है, केतु ये ऐसे चलेगा। तो अब ये देखिए केतु के और राहु के बीच में ही सारे प्लेनेट हैं, इसके जो प्लेनेट है हमारे वो इस साइड एक भी प्लेनेट नहीं है, इवन चंद्रमा तक नहीं है, ठीक है। तो इस कुंडली को आप सर्प योग की कुंडली कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्लेनेट सारे एक तरफ हैं, 3rd हाउस से और 9th हाउस के बीच में ये योग बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम ये वाली कुंडली लें, अब ये वाली कुंडली अगर हम लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें शनि राहु है और यहाँ पर मंगल और केतु है। अब ये राहु भी ऐसे चलेगा, है ना, और ये केतु ऐसे चलेगा। तो अब ये राहु चूंकि ऐसे चलता है और राहु केतु के क्या साइड बोला जाए, राइट साइड बोल सकते हैं, हाँ राइट साइड में कोई प्लेनेट नहीं है, सारे प्लेनेट इसके लेफ्ट साइड में ही है। तो अब ये कुंडली भी कालसर्प की कुंडली हो गई। अब एक तो नंबर बात आ गई कि नाम की वजह से हम घबराते हैं, दूसरी बात ये आ गई कि सारे प्लेनेट एक ही साइड है। लेकिन इतनी ही बात घबराने की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है घबराने की बात। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, वो ये आता है कि अब मान लीजिए इस जातक को राहु की दशा कब मिलेगी, क्योंकि देखिए केतु की दशा तो 7 साल की होती है, वो कंपैरेटिवली छोटी होती है, राहु की दशा होती है 18 साल की। वैसे भी केतु आध्यात्मिक प्लेनेट है, उसके अपने रिजल्ट होते हैं, ज्यादा घबराहट व्यक्ति को राहु से होती है, क्योंकि राहु की 18 साल की दशा होती है। अब मान लीजिए किसी जातक को बचपन में राहु की दशा आ गई, ठीक है, तो वो राहु की दशा उस जातक की माता पिता के संरक्षण में निकल जाएगी, उसको माता पिता हर समय सपोर्ट देंगे, कोई आसानी होगी, कोई परेशानी होगी, डिस्टरबेंस होगा या कंफ्यूजन होगा, या वो पढ़ नहीं पा रहा है या कोई दिक्कत है, जैसे कि राहु थोड़ा हिंड्रेंस देता है, पढ़ाई लिखाई में हिंड्रेंस देगा, मन को उचटाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बनने देगा। तो अगर बचपन में निकल गई तो उसके बाद क्या है, राहु के बाद राहु गुरु आ जाएगा, फिर शनि आ जाएगा, फिर बुध आ जाएगा, तो इतनी समस्या नहीं होगी। हाँ, राहु की दशा जब चलेगी तब जरूर थोड़ी थोड़ी समस्या होगी। अब लेकिन यही राहु की दशा अगर जातक को 25 साल की अवस्था पे आ जाए, तो 25 से कम आप लगा लो 18 साल तक रहेगी। अब वो टाइम जातक का कैरियर बनाने का होता है, समझ रहे हैं। तो वो जातक का कैरियर बनाने का टाइम है, उस समय जब राहु की दशा मिलेगी तो हिंड्रेंस आएंगे, तकलीफें होंगी, काम आसानी से नहीं बनेंगे, मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो इसलिए लोग घबराते हैं कि एक तो राहु केतु एक्सेस पे आ गए सारे प्लेनेट और राहु की दशा पीक टाइम पे आ गई। अब इसी तरह से इस जातिका को मान लीजिए फीमेल कुंडली है, किसी लड़की की है मान लीजिए, तो अब इस कुंडली में क्या है कि मान लीजिए चंद्रमा जैसे इनका यहाँ पर है, मकर राशि का चंद्रमा है,
तो मकर राशि में कौन सा नक्षत्र मिलेगा इनको? मकर में मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़, श्रवण या धनिष्ठा में से कोई मिलेगा, ठीक है। तो उत्तराषाढ़, श्रवण या धनिष्ठा, सूर्य, चंद्र या मंगल की दशा मिली बचपन में। मान लीजिए सूर्य की ही मिल गई इन्हें, तो सूर्य की भी 6 साल की ही है, मान लो पूरी नहीं मिलेगी, थोड़ी ही मिलेगी। तो उसके बाद चंद्रमा आ गई 10 साल की, ठीक है। अब सूर्य चंद्र के बाद राहु, गुरु, शनि, बुध। तो चंद्र के बाद आ गई राहु की दशा। अब ये राहु की दशा कब आ जाएगी? मोटा मोटी 12-13 साल की अवस्था में इस बच्चे को राहु की दशा मिल जाएगी। अब राहु की दशा, वो भी राहु भी सिंह राशि में। सिंह, सूर्य और चंद्रमा राहु के परम शत्रु है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ने शिकायत करी थी ना राहु की, जब राहु अमृत पीने के लिए बैठ गया था लाइन में, तो सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया था कि ये गड़बड़ आदमी बैठा है, इसको देख लो, तो मोहिनी ने सिर काट दिया था, है ना। तो राहु जो है सबसे खराब रिजल्ट जो देते हैं वो कर्क और सिंह राशि में देते हैं, क्योंकि परम शत्रु की राशि के अंदर ये बैठे हुए हैं। तो अब ये डिस्टर्ब करेंगे। एक तो थर्ड हाउस है राहु, थर्ड हाउस में राहु बैठा, थर्ड हाउस का राहु बहुत दुस्साहसी बनाता है। तो ऐसे बच्चों को संभालने की बहुत जरूरत होती है। अब ये उदमबाजी कर सकते हैं, भटक सकते हैं, बजाय पढ़ाई के दूसरी चीजों में इंटरेस्ट ले सकते हैं, जो कि पढ़ाई के समय उन्हें नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं। और 18 साल की दशा मिलेगी। अब सोचिए कि 12-13 साल के बच्चे को 18 साल की दशा मिल गई, तो कितना हो गया? तकरीबन 30 साल तक वो बंदा उसी में है। तो सारी पढ़ाई, मैरिज का भी टाइम लगभग आ जाएगा, सब कुछ उसी में आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे टाइम पे बहुत संभालने की जरूरत होती है। पूजा पाठ के द्वारा, बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा, उनको गाइडेंस दे करके, उनको संभाल के, बात बात पे उनके साथ मित्र बन के अगर हम व्यवहार करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चे बिगड़ ही जाते हैं या बिगड़ते ही हैं, लेकिन ये कारण बन सकता है कि बच्चों में जिद आ जाए, बच्चों में बात छुपाने की आदत आ जाए, बच्चों का ध्यान फोटोग्राफी पे चला जाए, एक्टिंग पे चला जाए। क्यों? क्योंकि एक तो हाउस भी ये सब है, और राहु का भी, ये राहु के अंदर भी ये चीजें हैं ना, एक्टिंग करना, बहरूपिया बनना, नाटक करना। तो इस तरह की चीजों में वो रुझान हो सकता है। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप उसमें भी जाएं, अच्छा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संभावना रहती है कि पेरेंट्स अगर चाह रहे हैं कि बच्चा पढ़े और बच्चा कह रहा है मुझे तो एक्टिंग करनी है, तो इस तरह की सिचुएशन आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली तो ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि ये सर्प योग कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि अनोखी कुंडलियों में होता है, या जिसकी कुंडली में है तो वो बर्बाद ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक 60-60 साल, 70-70 साल, 80-80 साल की आयु हो जाती है, आराम से रहते हैं, सब कुछ करते हैं। और मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि मनुष्य को भगवान ने अगर कोई कष्ट दिया है ना, तो उसे सहन करने की क्षमता उससे ज्यादा अता करी है, उससे ज्यादा दी है। इंसान हर तरह की परेशानी को निभा सकता है यदि वो अपना हिम्मत ना खोए तो। और जहां तक ये सर्पयोग की बात है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कुंडली में ये पाया गया है, और उदाहरण के लिए बताया भी जाता है कई बार कि भाई देखिए सो एंड सो की कुंडली में है। सो, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत काफी हम लोग जब स्टडी करते हैं तो बहुत सारी कुंडलियों में देखने में आता है। हालात ये है कि अब ध्यान भी नहीं रहता कि अरे इस कुंडली में काल सर्प है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी कठिनाइयों से ओवरकम करके जब एक सक्सेस के मुकाम पे पहुंच जाता है, तब कोई मेंशन नहीं करता कि आपकी कुंडली में काल सर्प है। जब हम फंसे हुए होते हैं तभी हमें मेंशन करने में आता है कि साहब ये काल सर्प है, इसलिए आप कठिनाई से गुजर रहे हैं। तो मजाक की बात नहीं है, सत्य बात यह है कि जब हम कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तो उस कठिनाई का कारण ढूंढते हैं ना, तो कहने में आता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे ये जातक है, मान लीजिए, तो पढ़ाई के समय उसको जब राहु की दशा मिली तो उसे बहुत कष्ट हुआ। कष्ट कैसे हुआ कि हर बार स्कूल कॉलेज बदल जाए, हर बार आपके टीचर्स बदल जाएं, प्रोफेसर्स बदल जाएं। कभी ऐसा नौबत भी आ गई कि सब्जेक्ट ही बदल लो, भाई इस सब्जेक्ट की में पढ़ाई आगे नहीं हो पा रही है। कभी ये हो गया कि एन एग्जाम के दिनों में ही पूरा ट्रांसफर हो जाए पेरेंट्स का, और पता चला कि पूरी बुक्स बदल गई हैं। अब किसी भाषा की किताब पूरी बदल जाए और 2 महीने 3 महीने बाद इम्तहान हो, तो कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं पड़ा? पास होने के लिए करना तो पड़ेगा ही ना। आप छोड़ तो सकते नहीं, साल तो बर्बाद कर नहीं सकते। छोटे बच्चे तो पेरेंट्स छोड़ के भी नहीं जाएंगे, लेके भी जाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, आ जाती हैं। और कई बार ये राहु कंफ्यूज भी करता है थोड़ा सा, महादशा भी आ गई उसकी।
और राहु का नेचर भी है बहरूपिया, षड्यंत्र करना, बहरूपिया। तो कई बार राहु क्या करता है कि जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक हमने बेस्ट तैयार किया है वो जब तक उसको ऑप्ट ही नहीं करता है, ये राहु ऐसा कंफ्यूज कर देता है, अरे ये तो मुझे बेस्ट आता है, इसे छोड़ो, इसे क्या लिख रहा है, इसे तो सब लिख देंगे, मैं दूसरा लिख देता हूँ। तो ऐसी चीजें भी देखने में आई हैं। और राहु थोड़ा सा जब इस जैसे अब डिपेंड करता है कि कुंडली किसकी, अब जैसे ये कुंडली मान लीजिए शनि की लगन की है, तो इसमें अच्छे प्लेनेट यानी कि शुभ प्लेनेट देने वाले, शुभ फल देने वाले प्लेनेट होंगे बुध, शुक्र और शनि। ठीक है, राहु भी मित्र है वैसे तो इनका, है ना, तो फिर भी धरवर है, राहत है। क्यों? क्योंकि राहु भी लग्नेश का मित्र है यहाँ पर, और बुध शुक्र और ये प्लेनेट अच्छे फल देंगे। लेकिन मान लीजिए राहु में क्या होता है, राहु में राहु गुरु, शनि बुध ऐसे आता है, तो राहु में राहु आया, फिर गुरु आया, फिर शनि आया, ठीक है, फिर उसके बाद बुध आ गया, फिर उसके बाद केतु शुक्र, ये तक यहाँ तक ठीक ठाक है। फिर केतु शुक्र, सूर्य चंद्र मंगल, अब ये लाइन से आते हैं सूर्य चंद्र और मंगल, और ये तीनों ही इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे होते हैं। तो अब जब किसी जातक की राहु की महादशा चल रही हो और सूर्यांतर चल रहा हो या फिर चंद्रांतर चल रहा हो या फिर मंगलांतर चल रहा हो, तो अब ये तीनों ही लग्नेश के मित्र नहीं है, और ये इनके साथ भी दोस्ती नहीं है, राहु के साथ भी दोस्ती नहीं है। और अगर कुंडली में षडाष्टक योग बन गया तो फिर वो कष्टकारी हो जाता है, तो सारा ब्लेम राहु के सर पे चला जाता है कि भाई राहु का काल सर्प दोष है इसलिए ये परेशानी, जबकि राहु शायद इतना परेशान नहीं कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि बुध शुक्र और शनि का ये मित्र है। परेशानी कौन दे रहे होते हैं? ये तीन प्लैनेट दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लग्नेश के मित्र भी नहीं है, और राहु से अगर कहीं षडाष्टक बैठे हैं या कहीं अच्छी पोजीशन में नहीं बैठे तो ये खराब रिजल्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि काल सर्प के नाम से घबराना नहीं है, केवल ये जानना है कि जब ये होता है उस समय राहु की दशा हमको कब मिल रही है उस बात पे हमें ध्यान देना है। यदि राहु की दशा हमें पीक आवर्स में मिल रही है या कैरियर सेटल करने के टाइम 18 साल की अवस्था पे मान लीजिए राहु की दशा मिल रही है, तो 36 साल की अवस्था तक आपकी चलेगी। तो आपके मोटा मोटी जैसे कैरियर सेटिंग का टाइम भी वही है, आपके मैरिज का टाइम भी वही है, जॉब लेने का टाइम भी वही है, आपके संतान पाने का भी टाइम वही है। तो 18 साल से 36 साल तक आप जो है थोड़ा सा राहु के साथ थोड़ा सा आपको बढ़िया तरीके से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस एज में आदमी आराम से स्ट्रगल कर लेता है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती। सुनने वाले तकलीफ ज्यादा पाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो ये कैसे करेगा, लेकिन उस उम्र में सबके पास इतनी क्षमता होती है, हिम्मत होती है, वो मैनेज कर लेते हैं। तो जो मैनेज कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, जो मैनेज नहीं कर पाता है भटक जाता है, तो फिर वो भटक जाता है। तो यही चीज है कि राहु थोड़ा सा भटकाता है, कंसंट्रेशन कम करता है, पढ़ाई में मन कम लगाता है, चीजों पे कंसंट्रेट कम, बार बार भटक, मतलब जैसे ना चेंज करना, कोई जॉब चेंज करेगा बार बार, कोई कैरियर चेंज करेगा, कोई ये करेगा कि भाई सब्जेक्ट ही बदल रहे हैं बार बार। तो इस तरह की देखो समस्याएं तो आती हैं, पर इतनी भयानक नहीं है कि जिसका कि हमें ऐसा नाम दे दे कि भाई ये तो बस मृत्यु का ही योग है या सर्प है तो खा जाएगा तो इसके बाद हमारा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे इस कुंडली में जरूर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि अगर ये किसी 5, 7, 8 साल के बच्चे की कुंडली है मान लीजिए, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 17, 18 साल से पहले पहले बंदे को राहु की दशा मिल जाएगी, तो राहु की पोजीशन हालांकि 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 10th में और 11th हाउस में बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब अच्छी पोजीशंस भी होती हैं, ऐसा नहीं कि राहु हर जगह खराब है। ये बहुत साहसी बनाता है जातक को, 3rd हाउस का राहु हिम्मत देता है, उसको बोल्ड डिसीजन लेने में जातक को हेल्प करता है ना। लेकिन वही वाली बात है कि कैसी राशि में चला गया, किन प्लैनेट्स के साथ चला गया। मान लीजिए मंगल के साथ है, तो इस कुंडली में मंगल सबसे खराब प्लैनेट है, तो दुस्साहसी बना देगा। राहु मंगल का वैसे अंगारक योग भी बन जाता है, राहु गुरु का भी चांडाल योग बन जाता है। तो ये ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि जातक दूसरे धर्मों में रुचि ना लेने लगे। आपने देखा होगा कई बार बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे होते हैं और वो फिर पता चलता है कि वो तो मतलब स्कूल में जो चल रहा होता है उसके बहाव में बह जाते हैं, क्रूस रूस पहनने लग जाते हैं और उस तरह की बातें करने लगते हैं कि हाँ भाई हमको तो ईसा मसीह ही अच्छे लगते हैं, उन्हीं की बातें समझ में आती हैं। तो ये संभालने वाली चीज़ें होती हैं कि हम इसको देखें, क्योंकि राहु जो है ना उसको मलेच्छ प्लैनेट कहा गया है। तो मलेच्छ प्लैनेट, अब राहु केतु एक्सेस भी कहाँ आ गई है, धर्म भाव पे और साहस भाव पे। ये साहस का है और ये धर्म का है।
तो ये क्या होता है, विचलित करता है, फिर आपको आपके धर्म से हटा के दूसरे धर्मों में रुचि लेने लगते हैं। कई बार बच्चों की ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, ऐसे बच्चों के संपर्क में आ गए, ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए, आवागमन करने लगे, दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों पे जाने आने लगे और उनसे इतने प्रभावित हो गए कि उसी धारा में बह गए। आपने सुना भी होगा कि भाई हो गए मौलवी बन गए, हो गए तो वो पादरी बनने के लिए तैयार हो गए, वो नन बनने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, मतलब दूसरे धर्मों के लोग भी आ जाते होंगे शायद, हमारे यहाँ साधु संत महात्मा बनने के लिए आ जाते होंगे, शायद ऐसा होता होगा। तो ये थोड़ा सा है जो चीजें संभालने की हैं। तो काल सर्प योग, उसके नाम से डरना नहीं है, केवल इतना समझना है कि राहु और केतु के एक्सेस पे सारे प्लेनेट हैं। उसमें भी अगर राहु की दशा, चूंकि लंबी दशा है और ज्यादा कंफ्यूज करता है, अगर राहु की दशा हमारे पीक आवर्स में आ रही है, जिंदगी बनाने का जो समय है, कैरियर बनाने का, जैसे प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हम लोगों को कहते थे कि भाई 25 साल मेहनत कर लो, दिल लगा के पढ़ाई कर लो तो कैरियर बन जाएगा, आगे की जिंदगी आपकी आसान है, 75 साल जियो, 100 साल जियो, जितना जियोगे आप आराम से जियोगे। क्यों? क्योंकि आपने फाउंडेशन अपनी अच्छी डाल ली। और वही शुरुआती दौर में जो पढ़ने का समय होता है, अगर हम उसमें खिलंदड़पना करें, ठीक से नहीं पढ़ें, नहीं काम करें, कोई करियर नहीं बनाए, कोई चीज में, कला कौशल में, किसी भी चीज में अगर हमने मान लो एक्सपर्टीज नहीं हासिल करी, तो फिर हम भटकते हैं, कई कई साल ऐसे ही भटकते हैं और पता चलता है कि हम कहीं सेटल नहीं हो पाते। तो यही चीजें हैं कि हमें किस समय राहु की दशा मिल रही है, क्योंकि केतु की दशा फिर भी निकल जाती है, आसानी से निकल जाती है, कंपैरेटिवली होती भी कम है। अब 7 7 दूनी 14, 7 या 21, समझ लो लगभग लगभग तीन गुने का फर्क है। वो 18 साल की है, ये 7 ही साल की है ना। तो और राहु ही ज्यादा भटकाता है, राहु ही ज्यादा कंफ्यूज करता है, राहु ज्यादा भटकाता है। केतु तो लोनली थोड़ा करता है जातक को, और पूजा पाठ में रुचि दिलवा सकता है, थोड़ा बंदा चुप रह सकता है, थोड़ा शांत रह सकता है, थोड़ा लोगों से सोशलाइजेशन कम करता है। केतु में ये सब होता है। केतु में कई बार चोट भी लगती है, केतु की महादशा में कई बार ये होता है कि हेड इंजरी वगैरह, क्योंकि केतु को हम झंडा भी, ध्वज भी कहते हैं ना, तो इसलिए। तो पर राहु की दशा में अदरवाइज भी संभालना है। और अगर कुंडली में सर्प दोष है, सर्प योग है, या काल सर्प योग जैसी लग रही है, तो हमें बहुत ध्यान देना है कि ये किस अवस्था में आ रही है और उस वक्त किस तरह से हमें जातक को संभालना है। तो यही है काल सर्प, जिसके नाम से डरना नहीं है, और बस इतना समझना है कि ये सारे प्लेनेट एक तरफ, और ये बहुत कुंडलियों में होता है, बहुत सारे परसेंटेज है इसका, एकदम ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोग किसी से मिलते नहीं हैं तो हमें पता नहीं चलता है। जो लोग स्टडी करते हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन्हें पता है कि ये बहुत कॉमन बात है। हाँ, चूंकि अब काल सर्प की बात हुई है और ये बात हुई है कि भाई थोड़ा सा नेगेटिव है ये, तो इसके उपाय की भी बात की जा सकती है कि इसका उपाय क्या होता है। तो राहु के उपाय करने चाहिए। देखिए, उपाय बहुत तरह के होते हैं, मंत्र होती हैं, रत्न भी पहने जाते हैं, और जड़ी बूटियों से भी किया जाता है ना, दान पुण्य भी होते हैं प्लेनेट के, सभी प्लेनेट के ये होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि हम मंत्र जाप करें या पूजा करें। तो इसमें सर्वप्रथम तो हम शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं धारण किया है सर्प को, वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया है। तो महादेव की पूजा की जा सकती है, उन पे जल चढ़ाया जा सकता है, उनके मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ठीक है, हनुमान जी की भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि हनुमान जी भी ही शंकर भगवान के ही अंशावतार हैं, तो उनकी पूजा भी की जा सकती है। क्योंकि हनुमान जी की पूजा से उत्तर भारत में ज्यादा होती है हनुमान जी की पूजा। राहु केतु शनि मंगल, ये चारों ग्रहों की जो ग्रह पीड़ाएं हैं वो शांत होती हैं। इसी तरह से महादेव जी की पूजा से भी लगभग सभी ग्रहों की पीड़ाएं शांत होती है। तो महादेव जी की पूजा की जा सकती है, उनको जल अर्पित किया जा सकता है, उनके मंत्रों का जाप किया, कुछ नहीं आए तो नमः शिवाय का ही जाप आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और बहुत अगर पोजीशन वाइज प्लैनेट अच्छा होता है, या ये लगता है कि भाई जहां बैठा है उसी से संबंधित रिजल्ट लेने हैं, तो कई बार गोमेद रत्न भी धारण कराया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय ये है कि मंत्रों का जाप किया जाए, देवताओं के मंत्रों का जाप किया जाए, या फिर राहु के भी मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और उनके दशांश का हवन करें, या फिर मंत्रों की संख्या होती है जो पंचांग से देख करके कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो राहु के मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है। उसके अलावा मछलियों को दाना चुगाया जा सकता है। आप चाहें तो गोलियां बना लें, कुछ भी नाम ले करके, राम राम नाम ले करके, नमः शिवाय नाम ले करके
गोलियां बना लें, उन्हें सुखा लें, जब दरिया पे जाए तो मछलियों को चुगा दें। या कहीं लंगर हो रहा है तो वहां पर मूली आदि, तिल आदि, इस तरह की चीजें जो राहु से रिलेटेड है उनका दान पुण्य करें। कंबल वगैरह दान कर दें, कुत्तों को खिला सकते हैं, जिमा सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। तो ये कुछ कुछ उपाय हैं मतलब, लेकिन सर्वोपरि तो मंत्रों का जाप है। महादेव जी की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की सबसे सिंपल आराधना चालीसा है, चालीसा का पाठ किया जा सकता है। तो काल सर्प योग यही है, कोई बहुत डरावना नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादातर बच्चों की कुंडली में देखने में यही आता है कि राहु की दशा बचपन में चली गई तो पता भी नहीं चला कैसे चली गई। ठीक है, थोड़ा बहुत खेल कूद में समय निकल गया तो वो होता है, या फिर बहुत ओल्ड एज में आती है तो स्वास्थ्य पे इसका असर आता है कि भाई स्वास्थ्य बंदे का ठीक रहे। तो मोस्टली तो कैरियर बनाने के टाइम पे अगर आती है तो थोड़ा संघर्ष ज्यादा कराती है, लेकिन राहु जब संघर्ष कराता है तो बाद में रिजल्ट भी अच्छे देता है। अचानक रिजल्ट देने में राहु की बहुत प्रसिद्धि होती है। तो कई बार जब राहु देने पे आता है तो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के देने वाली जो पोजीशन है वो राहु से होती है। और राहु की पोजीशन 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th और 11th हाउस में अच्छी मानी जाती है। और सामने उसके हमेशा केतु रहता है, समसप्तम रहते हैं ये। तो इन्हीं के बीच में जब प्लैनेट हो जाते हैं तो ये कहते हैं। और हाँ, और राहु जैसे जिस एक्सिस पे बना रहा है, जैसे इस कुंडली में लग्न और सप्तम भाव से बना रहा है ना, तो इसका भी एक अलग नाम है, ये सर्पों के नाम पर ही है। और जैसे इसमें 3rd हाउस से और 9th हाउस की एक्सिस पे बना रहा है, तो जो ये एक्सिस जो भी रहेगी, चाहे लग्न से हो या द्वितीय भाव से और अष्टम भाव से हो, या 3rd हाउस से और 9th हाउस से हो, या 4th हाउस से और 10th हाउस से हो, तो इनके अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इनके नाम भी होते हैं कि ये करकोटक काल सर्प योग है, या ये वासुकी है, जो भी नाम होते हैं, मेरे को एक ही याद है, करकोटक। तो वो होते हैं। अब अगर सर्पों के बारे में आपको ज्यादा अनुभव है, ज्ञान है, या आपने बहुत स्टडी करी है, तो उसके नाम के आधार पे भी अर्थ निकाला जा सकता है कि ये कैसे रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये है काल सर्प के बारे में। ये टॉपिक एक हमारा बीच में छूट गया था तो आज हमने इसको कवर किया। आज हम इतना ही कर रहे हैं और अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए और आगे बढ़ाइए, बने रहिए अक्षर ज्योतिष के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।